करने वाले हैं वेव ऑप्टिक्स के ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स के लिए। तो वेव ऑप्टिक्स में ऑब्वियस सी बात है लाइट के वेव नेचर को हम अज्यूम करते हैं, है ना, कि लाइट का वेव नेचर है। बट इसमें जाने से पहले हम थोड़ा सा लाइट के नेचर के बारे में बात करना चाहते हैं कि किस तरीके से लाइट के नेचर को एट लास्ट ये अज्यूम कर लिया गया, ये मान लिया गया कि भाई जो लाइट है उसका डुअल नेचर है। तो सबसे पहले जो इसके मतलब लाइट के नेचर के ऊपर बात करने वाले इंसान थे वो न्यूटन थे। उन्होंने अपनी थ्योरी दी थी न्यूटन्स कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि जो लाइट है इट इज मेड अप ऑफ अ टिनी पार्टिकल नोन एज कॉर्पस्क्यूल। इन्होंने बताया कि जो लाइट है भाई वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना है जिसका नाम क्या है, कॉर्पस्क्यूल है। इन्होंने ये बताया कि जो लाइट है भाई जो कॉर्पस्क्यूल है ये क्या है, रिजिड है, इलास्टिक है, एज वेल एज मासलेस भी है। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है मासलेस तो होना ही चाहिए, क्योंकि अगर भाई उसमें मास रहा तो भाई जो हमारे यहाँ से ट्यूबलाइट से जो कहीं से भी लाइट इमिट हो रही है उसमें अगर छोटे छोटे पार्टिकल्स निकल रहे हैं तो भाई अगर उसका मास है तो वो हमें चोट लग सकती है हमें। तो इन्होंने बताया कि वो जो पार्टिकल्स है वो क्या है, मासलेस पार्टिकल्स हैं। ठीक है, इन्होंने बताया कि जो कॉर्पस्क्यूल्स हैं वो क्या स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हैं। ठीक है, तो भाई इसके बेसिस पे उन्होंने रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट के बारे में भी बता दिया कि जो ये मतलब कि लाइट जो कॉर्पस्क्यूल है वो अगर स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है इससे हम रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट को एक्सप्लेन कर गए। ठीक है, इन्होंने बताया कि जो डिफरेंट कलर्स होते हैं उसमें जो कॉर्पस्क्यूल होते हैं उसमें उनकी साइज और शेप अलग अलग होती है। लाइक हमें पता है कि जो जो व्हाइट लाइट होती है वो 7 कलर से मिलकर बनी होती है, विबग्योर। ठीक है, विबग्योर, ओके, विबग्योर। तो इसमें बताया कि इसमें 7 कलर्स लाइक वॉयलेट एंड ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड एवरीथिंग वो सब है। तो इन्होंने बताया कि जो ये वॉयलेट के जो कॉर्पस्क्यूल के जो पार्टिकल्स का जो शेप एंड साइज होगा वो इस रेड की कंपैरिजन में अलग होगा। ठीक है, इसमें ये बता दिया इन्होंने। फिर उन्होंने बताया कि ये जो कॉर्पस्क्यूल का जो स्पीड होता है ना वो क्या होता है, डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट होता है। तो आज के टाइम में हम जानते हैं कि हाँ भाई ये ऐसा है कि जो लाइट होती है वो डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट स्पीड से ट्रैवल करती है, इस टाइप हम ये जानते हैं। बट इन्होंने एक बात क्या कहा, इन्होंने कहा कि जो ये कॉर्पस्क्यूल का स्पीड है वो डेंसर मीडियम में ज्यादा है एज कंपेयर टू रेयरर मीडियम। दैट मीन्स इन्होंने कहा कि जो कॉर्पस्क्यूल का स्पीड है वो वाटर में ज्यादा है एज कंपेयर टू एयर, जो कि आज के टाइम में हमें पता है कि भाई ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि हमें पता है कि जो लाइट की स्पीड होती है वो रेयरर मीडियम में ज्यादा होती है एज कंपेयर टू डेंसर मीडियम। बट उस टाइम इन्होंने कहा कि नहीं भाई जो लाइट की स्पीड होती है वो डेंसर मीडियम में ज्यादा है एज कंपेयर टू रेयर मीडियम। ठीक है, तो भाई उस टाइम क्योंकि उस टाइम न्यूटन को लोग फिजिक्स का भगवान मानते थे, क्योंकि इनका कंट्रीब्यूशन हर एक फील्ड में रहा है, तो लोग इनकी बात को मान गए और लोगों ने ये मान लिया कि जो लाइट है उसके पास पार्टिकल नेचर है। फिर लगभग 15 साल तक लोगों के दिमाग में यही बना रहा कि जो लाइट है उस पार्टिकल नेचर का है एंड वो कॉर्पस्क्यूल से बना हुआ है एवरीथिंग। ठीक है, तो इसका जो अचीवमेंट था वो ये क्या था कि भाई इसके बेसिस पे इन्होंने रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट को एक्सप्लेन कर दिया, रिफ्लेक्शन को एक्सप्लेन कर लिया, रिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन कर लिया। बट ये कहाँ पे फेल हो गए, ये नहीं एक्सप्लेन कर पाए इंटरफेरेंस के पैटर्न को, डाइफ्रैक्शन, इन सब चीजों को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। लेकिन फिर भी भाई इनकी थ्योरी लगभग 15 साल तक चली। ठीक है, क्योंकि ये ऐसे पहले इंसान थे जिन्होंने लाइट के ऊपर कुछ बात की थी, तो लोगों को उतना आइडिया नहीं था, तो लोग ने मान लिया कि हाँ ठीक है लाइट का जो है वो पार्टिकल नेचर है। फिर 15 साल तक लगभग इनकी थ्योरी चलती आई। फिर इसके बाद 1690 में हाइजेंस आए जो कि एक डच साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने वेव थ्योरी ऑफ लाइट दी। हाइजेन ने क्या की, हाइजेन ने वेव थ्योरी ऑफ लाइट को बताया। इन्होंने बताया क्या कि जो लाइट है इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड इट ट्रेवल्स एज अ वेव। इन्होंने ऐसा बताया। इन्होंने कुछ वेव फ्रंट का कॉन्सेप्ट दिया और इन्होंने बताया भाई ये जो लाइट जो है वो वेव फ्रंट के फॉर्म में ट्रैवल करती है एंड ईच पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट एक्ट एज अ न्यू सोर्स। ठीक है, इन्होंने इसको बताया। लेकिन इन्होंने क्या बताया भाई, इन्होंने बताया कि जो लाइट है वो एक मीडियम में ट्रैवल करती है। इन्होंने एक हाइपोथेटिकल मीडियम का कंसेप्ट दिया जिसको इन्होंने क्या कहा, ईथर कहा। इस मीडियम का नाम क्या दिया, ईथर दिया। इन्होंने कहा जो लाइट है वो एक हाइपोथेटिकल मीडियम, एक मीडियम में ट्रैवल करती है जो ईथर है। ठीक है, दैट मींस हाइजेन के अकॉर्डिंग जो लाइट है वो मैकेनिकल वेव है। बट
आज के टाइम में पता है कि लाइट इज नॉट अ मैकेनिकल वेव, हमें पता है ना कि लाइट जो है वो मैकेनिकल वेव नहीं है, ठीक है। बट उस टाइम इन्होंने बता दिया भाई वेव थ्योरी मतलब वेव नेचर के बारे में बात किया, तो लोग ये मान गए कि हाँ भाई लाइट का वेव नेचर है, लोगों के दिमाग में ये चीज आ गया कि हाँ लाइट का वेव नेचर है शायद, है ना, मतलब इतना वो नहीं था, लेकिन लोगों ने मान लिया कि लाइट का वेव नेचर है। फिर उसके बाद क्या हुआ, 1801 ने जो थॉमस यंग थे, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने यही हाइजन का पोस्टुलेट्स, इन्होंने जो कंसेप्ट दिया था वेव का, वेव नेचर का, उसका कंसेप्ट यूज करके इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, जो कि काफी फेमस एक्सपेरिमेंट है फिजिक्स में, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, है ना। और इससे उन्होंने इंटरफेरेंस के कंसेप्ट को एक्सप्लेन किया, तो लोग मान लिए भाई कि हाँ ठीक है, अब लाइट का क्या है, वेव नेचर है। तो इसके बाद लेकिन हाँ इन्होंने क्या माना, इन्होंने बताया कि जो लाइट है, इन्होंने यंग से ये मान लिया कि जो लाइट है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव है ना, और हमें पता है कि जो लाइट है भाई वो ट्रांसवर्स वेव है। आज के टाइम में हमें ये पता है, लेकिन उस टाइम के लोगों को ये बातें नहीं पता थी, ठीक है। फिर आए माइकलसन मोरले, ये दो लोग थे, इन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, और इन्होंने बताया कि ईथर जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इन्होंने बताया कि ईथर जैसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है, ईथर कोई मतलब एक मीडियम है ही नहीं, इन्होंने ये बता दिया। फिर उसके बाद भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी आई, ठीक है, मैक्सवेल ने दी 1860 में, तो इन्होंने बताया, तब यहाँ पे जाके ये प्रूफ हुआ कि भाई जो लाइट है इट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इट इज नॉट अ मैकेनिकल वेव, इट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मींस क्या, इट डजंट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रैवल, क्योंकि भाई पहले तो हाइजन ने ये बताया था कि जो लाइट है उसको एक मीडियम की जरूरत है ना, वो मीडियम का नाम क्या दिया इन्होंने, ईथर दे दिया। लेकिन आफ्टर दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी जब आई, मैक्सवेल ने ये बताया कि नहीं, जो लाइट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इट कंसिस्ट ऑफ लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड एंड ट्रांसवर्स नेचर है, इन सब चीजों के बारे में बताया, तो यहाँ से ये डिनाई हो गया। लेकिन हाँ ये कंफर्म हुआ कि लाइट के पास क्या है, वेव नेचर है। अब लोग ये मान लिए कि जो लाइट है सॉरी जो लाइट है उस वो वेव नेचर का है, ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर बहुत सारे ऐसे फिनोमिना थे लाइक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्वांटम इफेक्ट एंड एटॉमिक एक्साइटेशन, जो कि वेव थ्योरी मतलब वेव नेचर को अज्यूम करके लाइट के हम नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे थे। अगर हम मान लें कि लाइट का वेव नेचर है, तो हम इन सारी चीजों को, कौन सारे मतलब एक्सपेक्ट को, लाइक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया या क्वांटम इफेक्ट हो गया या फिर एटॉमिक एक्साइटेशन हो गया, इन सब चीजों को हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, है ना। तो फिर उसके बाद अब क्या हुआ, अब फिर दिक्कत हो गई कि अब भाई क्यों नहीं एक्सप्लेन हो रहा, अगर लाइट का वेव नेचर है, मान लें कि लाइट का वेव नेचर, इतने सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए, हमें प्रूफ हो गया कि लाइट का वेव नेचर है, तो ये सारे एक्सपेरिमेंट मतलब ये सारे जो फिनोमिना वो हम क्यों नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। तो फिर से क्या हुआ, फिर से 1905 के अप्रॉक्स, ओके हाँ 19 ओके हाँ अप्रोक्सीमेटली आई थिंक 1950 के अप्रॉक्स, या 1950 के अप्रॉक्स जो अल्बर्ट आइंस्टाइन थे भाई, ग्रेट साइंटिस्ट, ही इज अ ग्रेट साइंटिस्ट, है ना, तो उन्होंने एक थ्योरी दी विच इज द क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन। बहुत ही अच्छी थ्योरी है, बहुत ही बहुत ही वाइटल रोल प्ले करती है फिजिक्स के फील्ड में, आपको सबको पता होगा। तो क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि जो लाइट है इट इमिट्स टीनी, मतलब लाइट इज अ टीनी पार्टिकल, टीनी पैकेट्स ऑफ लाइक एनर्जी। इन्होंने बताया कि जो लाइट है इट इज अ टीनी पैकेट्स ऑफ एनर्जी, और उस पैकेट का नाम इन्होंने क्या दिया, फोटॉन, क्या दिया, फोटॉन या फिर क्वांटा। और आपको समझ में आया फोटॉन या क्वांटम, तो इन्होंने फिर से क्या की, पार्टिकल नेचर की बात की। स्टार्टिंग में न्यूटन ने पार्टिकल नेचर की बात की, फिर वेव नेचर पे हम आए, फिर एट लास्ट हम फिर से पार्टिकल नेचर पे आ गए, और इन्होंने इस बार उस पार्टिकल का नाम क्या दिया, फोटॉन या फिर क्वांटा, जिसको न्यूटन ने क्या कहा था, कॉर्पस्क्यूल कहा था। तो भाई यहाँ से हो गया कि अब लाइट का है पार्टिकल नेचर है, और जब हम लाइट के पार्टिकल नेचर को अज्यूम कर लिए, तो हम ये मतलब फिर उसके बाद जब हम पार्टिकल नेचर अज्यूम कर लिए, तो हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी एक्सप्लेन कर लिया, हमने क्वांटम इफेक्ट भी एक्सप्लेन कर लिया, हमने एटॉमिक एक्साइटेशंस को भी एक्सप्लेन कर लिया, एंड लास्टली अब भाई हम देख लिया, अब हमने फिर पार्टिकल नेचर की बात की, फिर हम वेव में फिर पार्टिकल की बात की, तो एट लास्ट ये अज्यूम कर लिया कि जो लाइट है उसके पास क्या है, दोनों ही नेचर है।
कि अगर वेव को माने तो हम कुछ कुछ ऐसे फिनोमिना जो नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, अगर हम पार्टिकल को माने तो बहुत सारे ऐसे फिनोमिना जो हम नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। तो लास्टली ये मान लें कि भाई जो लाइट है उस पर दोनों ही नेचर है, पार्टिकल नेचर भी है एंड वेव नेचर भी है। तो लास्ट ये मान लिया गया कि लाइट के पास दोनों नेचर है। फिर डी ब्रॉगली आए, आपको पता होगा डी ब्रॉगली का बहुत ही फेमस इक्वेशन है विच इज अ लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन में p, वेयर लैम्डा इज द वेवलेंथ एंड h इज द प्लैंक कांस्टेंट एंड p इज द मोमेंटम। सो अब यहाँ पे मैं बता रही हूँ एक्चुअली या लैम्डा इज इक्वल्स टू h बाई p, दैट इज लैम्डा इज इक्वल्स टू h बाई m v, है ना, क्योंकि मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी। तो देखो मास क्या है, पार्टिकल नेचर को बता रहा है एंड लैम्डा क्या है, वेव नेचर को बता रहा है। तो ये एक बहुत ही फेमस इक्वेशन है जिसके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि हाँ भाई लाइट जो है वो दोनों ही नेचर को शो करता है। ठीक है, तो इस तरीके से लास्टली मान लिया गया कि जो लाइट का है वो ड्यूअल नेचर है। तो आई होप कि आपको ये जो लाइट के नेचर के ऊपर इतना सारा पंगा एंड कॉन्सेप्ट आया था वो पूरा आपको समझ में आ गया होगा एट लास्ट अच्छी तरीके से। तो आपको ये थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज अपने फ्रेंड्स में ये शेयर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और आगे मैं पूरी कोशिश करूंगी कि इसी तरीके से फिजिक्स आपको और इंटरेस्टिंग बना के पढ़ाऊं। ये ना आपको लगे कि अरे यार फिजिक्स इज वेरी टफ, लाइक बहुत सारे लोग दिमाग में आ जाता है कि फिजिक्स बहुत टफ है, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर इंजॉय करके पढ़ो, हर चीज को कोरिलेट के पढ़ो तो बहुत मजा आता है फिजिक्स पढ़ने में। थैंक यू सो मच एंड होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।